हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है यानी विज्ञान, उसका चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसका क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि इसका पार्ट 1 वीडियो बन चुका है जिसको हमने अपलोड भी कर दिया है। पार्ट 1 वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसलिए उसमें हम पूरा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं किए हैं और इसका पार्ट 2 हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें हम जो बाकी क्वेश्चन आंसर बच गया था उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोटबुक पे और वहाँ पे जितना भी बाकी क्वेश्चन आंसर बच गया था सभी के सॉल्यूशन को देखते हैं। अब देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? अब यहाँ पे देखिए ये मिसेल, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मिसेल आखिर होता क्या है। तो देखिए जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो उसका एक विशेष प्रॉपर्टी होता है और उसके हिसाब से एक अलग ही स्ट्रक्चर तैयार करता है और उस स्ट्रक्चर को ही हम मिसेल कहते हैं। अब वो स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखते हैं। देखिए जब साबुन के अणु जल के भीतर होते हैं यानी जल में जब घुल जाता है तब तो इसका आयनिक सिरा बाहर की ओर, आयनिक मतलब कि उसका एक दो सिरा होता है। जो साबुन को जल में घोलते हैं उसमें दो सिरे बनते हैं कुछ इस तरह से लाइन की तरह, ठीक है, इस तरह से लाइन होता है। इसमें क्या होता है, एक सिरा हो गया, ये हो गया दूसरा सिरा। तो एक क्या हो गया, इसका आयनिक सिरा यानी एक पर चार्ज रहेगा तो ऊपर वाला जो है इस पर प्लस या फिर माइनस इस तरह से चार्ज होता है। बेसिकली प्लस ही चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लस चार्ज होता है उसके बारे में बात कर रहा है। यानी इसका आयनिक सिरा बाहर की ओर यानी जल के बाहर की ओर तथा दूसरा सिरा अर्थात जल विरागी सिरा अंदर की ओर होता है। इसमें ये जो दूसरा सिरा बच गया ये जल के अंदर होता है, इसको हम जल विरागी कहते हैं और इसको जल रागी सिरा कहते हैं, ठीक है। ये आयनिक भी होगा, जल रागी भी यही होगा, ठीक है। हाँ, और जिस पर आयन होगा वो कौन सा होगा, यही ऊपर वाला सिरा, ये जल के बाहर रहेगा। दूसरा जो जल विरागी सिरा है वो जल के अंदर रहता है, ठीक। यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए ऐसा साबुन के अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। तो यानी कि ये जो है ना ये अकेले नहीं होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, ये ऐसे करके इस तरह से चारों बगल से ऐसा करके राउंड शेप में बना होता है। चारों तरफ से ये जो है साबुन वाला जो घोल है वो इसको घेरे रहता है, ठीक है। और इसी के बीच में गंदगी को भी फंसाता है। ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं, जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो अच्छे से आपको वहाँ पे अध्ययन कराया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुच्छा बनने के कारण होता है, इस प्रकार बने विशेष संरचना को ही मिसेल कहते हैं। मिसेल आपने समझ लिया, जो साबुन का घोल होता है उसी को मिसेल कहते हैं। फिर देखिए आगे एक और क्वेश्चन था जो हाइड्रोकार्बन के जैसा, यानी जो हाइड्रोकार्बन होता है जिसको एथेनॉल कहते हैं, ठीक है, उसके जैसा कोई और विलयन में खासियत है कि नहीं। तो देखिए साबुन के अणु एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों के भीतर आयनीकृत नहीं होते हैं जिसके कारण मिसेल का निर्माण नहीं होता है। यानी कि जैसा गुण साबुन का घोल प्रदर्शित करता है वैसा कोई और विलयन या फिर विलायक प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? यानी कि जब भी ईंधन, यानी ईंधन बोले तो ऊर्जा के सोर्स के लिए, जब भी अगर देखा जाए तो हमेशा कार्बन का ही यूज होगा। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमेशा कार्बन का यूज होगा या फिर जो कार्बन से ही कुछ बना हुआ चीज़ रहेगा ना जिसको कार्बन के यौगिक कहते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यही कहता है कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो देखिए कार्बन तथा उसके अधिकांश यौगिकों जैसे पेट्रोल, कोयला तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद का ऊष्मीय मान काफ़ी उच्च होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा वो हीट प्रदान करता है यानी गर्म होता है, जिसके कारण कार्बन या कार्बन के यौगिक जलने या जलाने के क्रम में अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग किया जाता है, ठीक। यानी कि अगर जब भी हम ईंधन का यूज करेंगे तो हम सिर्फ ऊर्जा के ही पर्पज़ से यूज करते हैं। तो अगर ऊर्जा के पर्पज़ से यूज कर रहे हैं तो हमें वैसा ईंधन या फिर वैसा चीज़ को यूज करना पड़ेगा जिसमें हमें ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा मिले।
तो इसीलिए क्या होता है, वो कार्बन या फिर उसी से संबंधित जो भी यौगिक होता है जो कार्बन से मिलके ही बनता है, उसका ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। यानी कठोर जल, जल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मृदु जल, एक होता है कठोर जल। तो यही कहता है साबुन से उपचारित करने पर, यानी जब साबुन को उसमें घोला जाता है तो झाग का निर्माण होता है ना, उसी को समझाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। देखिए इसमें कहता है जल में कठोरता प्रायः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों के घुले होने के कारण होता है। यानी एक कठोर जल एक मृदु जल होता है, तो जो कठोर जल होता है उसमें रहता क्या है, किसके वजह से उसको हम कठोर करते हैं, तो कैल्शियम, ठीक है, और मैग्नीशियम, ये जो घुला रहता है ना, इसके वजह से उसको कठोर जल कहा जाता है। ठीक है, तो कारण होती है जल साबुन को कठोर जल से उपचारित या कठोर जल में मिलाया जाता है तो साबुन के अणु कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम, क्या कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों से प्रतिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण कठोर जल में साबुन द्वारा झाग उत्पन्न नहीं होता है या बहुत कम उत्पन्न होता है। यानी अगर भाई ये जो कठोर होता है ना, जिसके कारण वो बाहर में हिल नहीं पाता है, और बाहर में हिलेगा नहीं तो वो झाग बनाएगा कैसे, जब वो हल्का रहेगा तभी तो वो ऊपर बन के उसके अंदर ऑक्सीजन को बंद करेगा और जो झाग होता है उसको बनाएगा, लेकिन कठोर होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए है, यदि आप लिटमस पत्र जो कि कैसा होता है, लाल या फिर नीला, ठीक है, से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। यानी अगर हम लिटमस पत्र से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम साबुन को उस पर रगड़ेंगे या फिर उसके जो झाग है उसके घोल है उसको हम लिटमस पत्र पर देंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए साबुन के अणु क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अतः जब लाल लिटमस पत्र को साबुन के घोल में डुबोया जाएगा तो यह नीले रंग में बदल जाएगा, जबकि नीले लिटमस पत्र को साबुन के घोल में डालने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो अम्ल होता है ना, वो क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब यहाँ पे जो हमने साबुन का प्रयोग किया है, ये जो साबुन होते हैं ये साबुन होता है क्षारीय। तो अगर ये क्षार होता है तो क्षार होगा तो क्या करेगा, ये सिर्फ लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। क्या ये नीला लिटमस पत्र को किसी रंग में बदलेगा, तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। नीला लिटमस पत्र को तभी बदलता है जब हम इसके साथ अम्ल का रिएक्शन या फिर अम्ल का प्रयोग करते तब, लेकिन यहाँ पर साबुन के घोल का प्रयोग कर रहे हैं जो कि क्षार है, इसलिए वो लाल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन लाल के साथ रिएक्शन करके नीला करेगा, लेकिन नीला के साथ रिएक्शन करके लाल नहीं करने वाला। ठीक है, अब देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें हाइड्रोजनीकरण क्या है इसको समझना है और इसके बाद इसके उपयोग को भी बताना है। देखिए हाइड्रोजनीकरण जो है ना, इसमें क्या होता है, ये असंतृप्त को संतृप्त बनाने में ही उपयोग आता है। अब ये कैसे, तो देखिए उत्प्रेरक जैसे निकेल, पैलेडियम आदि, ये जो है ना ये उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक मतलब ये हुआ कि जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है और वो रिएक्शन थोड़ा स्लो हो रहा है, तो उसमें ना हम ये चीज़ मिला देंगे ना तो वो रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से होगा। यानी इसमें क्या है कि ये जो निकेल पैलेडियम है ये रिएक्शन नहीं करता है बल्कि रिएक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे कि तेज़ी से रिएक्शन होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कि गांव घर में देखोगे कि जो आदमी दो अगर लड़ रहा है तो दो लड़ रहा है, उसको लड़ने देता, कोई दिक्कत ना है, लेकिन उसमें एक तीसरा व्यक्ति क्या करता है ना, वो किसी से भी नहीं लड़ता है। जो दो पार्टी लड़ रहा है उसमें से किसी से नहीं लड़ता है, लेकिन उसमें से एगो को भड़काता है, कहता मार मार मार, इस तरह से करता है, तो वो भड़क के और ज़्यादा तेज़ी से झगड़ा करता है। तो वही होता है यहाँ पर, ये भड़काने का काम करता है। ठीक, तो वही कहता है कि उत्प्रेरक जैसे निकेल, पैलेडियम आदि की उपस्थिति में और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ता क्या है, हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण को संकलन अभिक्रिया भी कहा जाता है। संकलन अभिक्रिया पूछे तो या फिर हाइड्रोजनीकरण पूछे तो
आंसर सेम होगा। ठीक, अब इसके हम प्रयोग को देखते हैं कि आखिर हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग होता कहाँ पर है। देखिए, हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक अनुप्रयोग, जैसे पहला है और संतृप्त तेल को, यानी इसमें हाइड्रोजन कम है उसमें हाइड्रोजन जोड़ेगा तो संतृप्त तेल में बदलने के लिए। ठीक, और दूसरा प्रयोग है तरल पेट्रोकेमिकल को अर्ध ठोस, जैसे पैराफिन, जिसको मोम कहते हैं, मोम का ही नाम है पैराफिन, जो साइंटिफिक मतलब साइंस में उसको ये पैराफिन कहा जाता है। ठीक है, साइक्लोअल्केन, ये सब क्या होता है, ये सब बनाने में हम हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक, जिसमें हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। अब देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है, यानी कि हाइड्रोजनीकरण किसमें होता है। अभी आपने तुरंत पढ़ा है संकलन अभिक्रिया या फिर हाइड्रोजनीकरण, ये दोनों ही सेम में होता है। तो देखिए इसमें कहता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं, वही हुआ यानी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दिए गए हाइड्रोकार्बन में केवल C3H6 तथा C2H2 ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अतः C3H6 तथा C2H2 में ही संकलन अभिक्रिया होती है। इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे CH4, ठीक है, कहाँ पर घसते हैं, यहीं पे घसते हैं, CH4 दिया है। तो आप ये जानते हैं कि कार्बन जो है अपने साथ 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी कि वो 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। तो इसके साथ में देखिए 4 को हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अब नहीं पूरा हुआ है, जैसे देखिए है C2H2 है ना, अरे बहुत ऊपर चला गया ना, यहाँ देखिए C2H2 है, इसमें क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन जुड़ा कार्बन से, 2 कार्बन पूरा हुआ, फिर इसके बाद 2 हाइड्रोजन है तो 1 2 हाइड्रोजन जुड़ गया। अभी भी देखो कितना हाइड्रोजन कम रहा है, तो 1 2 3 4, ये अपने साथ 4 और हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। तो इसके साथ या इसमें हाइड्रोजनीकरण या फिर संकलन अभिक्रिया करवाया जा सकता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। यहाँ पे देखिए मक्खन, ये भी आपको देखिएगा तो तेली जैसा लगता है, लेकिन उसमें गंध आता है थोड़ा अलग टाइप का। ठीक है, यानी अच्छा वाला खुशबू आता है। खाने में जो तेल का प्रयोग करते हैं ये भी लगभग दोनों सेम की तरह से, मतलब ऐसे हाथ में अगर उसको पकड़िएगा ना तो सेम जैसा लगेगा कि ये भी तेल है। ठीक है, अगर गंध हटा दिया जाए तो दोनों एक जैसे लगते हैं, हालांकि देखने में थोड़ा अंतर लगेगा। तो वही कहता है कि इसके बीच में क्या सब अंतर है, रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण कीजिए। चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें कहता है चूंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के पानी को रंगहीन नहीं बनाता, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के पानी को रंगहीन बना देता है। रंगहीन बोले तो उसमें कोई रंग नहीं, जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता है ना, तो वैसा ही यानी उसको रंगहीन बना देता है। कौन सा? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये रंगहीन नहीं बनाता है। लेकिन अगर वहीं पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले, जैसे कि उसमें जितना कार्बन है और उसके जितने संयोजकता मिलते हैं उतने अगर हाइड्रोजन या फिर कोई और परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो वो क्या करेगा कि ब्रोमीन के पानी को रंगहीन बना देगा। अतः मक्खन तथा खाना बनाने के तेल के बीच ब्रोमीन जल के परीक्षण से रासायनिक अंतर को समझा जा सकता है। अब ये परीक्षण कैसे करेंगे, तो चलिए परीक्षण को देखते हैं। यहाँ परीक्षण में देखिए सबसे पहले स्टेप क्या करना है कि 2 परख नली में ब्रोमीन जल लिया जाता है, यानी ब्रोमीन का जो जलीय विलयन है उसको लेते हैं। फिर 2 नंबर इसके बाद क्या करना है, दोनों परख नलियों को लेकर पहले वाले में मक्खन तथा दूसरे में खाना बनाने वाले तेल को मिलाया जाता है। ठीक,
फिर इसके बाद कहता है पहली परख नली का ब्रोमीन जल रंगहीन नहीं होता है। किसमें? जिसमें मक्खन मिलाते हैं वो रंगहीन नहीं हो रहा है, ठीक है। जिससे पता चलता है कि मक्खन संतृप्त यौगिक है, यानी कि मक्खन के अंदर जितना कार्बन है, ठीक है, जितना कार्बन है उसके हिसाब से उसको जितना हाइड्रोजन का जरूरत है उतना उसमें पूरा हुआ हाइड्रोजन है, यानी कि ये संतृप्त है, ये संतुष्ट है, ठीक। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में कहता है कि दूसरी परख नली का ब्रोमीन जल रंगहीन हो जाता है, यानी कि ये कलर को चेंज करता है। तो इससे पता क्या चल रहा है, देखिए आगे, जिससे पता चलता है कि खाना बनाने का तेल एक असंतृप्त यौगिक है, यानी कि इसमें जितना कार्बन है, ठीक है, जितना कार्बन है उसके हिसाब से उसको जितना हाइड्रोजन का जरूरत है उतना हाइड्रोजन उसमें नहीं है, इसलिए क्या है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है या फिर असंतृप्त यौगिक है। कौन? खाना बनाने का तेल, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 15 नंबर को। इसमें है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, यानी साबुन से, यहाँ पे की लिखा हुआ है लेकिन से होना चाहिए, तो उसी का सफाई प्रक्रिया क्या है इसको समझाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखिए जब साबुन के अणु जल के भीतर होते हैं तो इसका आयनिक सिरा बाहर की ओर तथा दूसरा सिरा अर्थात जल विरागी सिरा अंदर की ओर होता है। अभी तुरंत हमने बताया था आपको कि पिछले क्वेश्चन में जो साबुन का घोल में, यानी जलीय जल में साबुन का जो घोल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जिसको मिसेल कहते हैं। अब इसमें एक होता है प्लस वाला चार्ज जिस पर धनायन रहता है, और एक दूसरा हो गया जो कि क्या होता है, जो प्लस वाला चार्ज होता है वो ऊपर की ओर रहता है, और जो जिसमें कोई चार्ज नहीं होता वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, यही चीज़ है। फिर देखिए आगे कहता है अर्थात जल विरागी सिरा अंदर की ओर होता है, यानी जल के अंदर रहता है। फिर इसके बाद देखिए कहता है ऐसा साबुन के अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, इस प्रकार बने संरचना को मिसेल कहते हैं। इस प्रकार बने संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। और ये ऐसा स्ट्रक्चर जैसे कि एक जो है ऊपर वाला जो आयनिक मतलब सिरा है वो जल के ऊपर, और जो कि दूसरा सिरा है वो जल के भीतर आता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये एक गुच्छा के समान होता है, ये अकेले नहीं रहता है, इस तरह से गुच्छा बना के रहता है, गुच्छा, ठीक है, जिसकी वजह से ऊपर वाला सिरा जो होता है ऊपर रहता है और जो दूसरा सिरा है उसका पुछड़ी जो पूछ होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक। फिर देखिए कहता है मिसेल का अंदर वाला सिरा हाइड्रोकार्बन अर्थात मैल जो तेलीय होता है उसे मिसेल जकड़ लेता है तथा कपड़े को पानी से खंगालने के क्रम में, यानी उसको जब कपड़ा को पीटा जाता है, पटका जाता है, रगड़ा जाता है, ठीक है, तो खंगालने के क्रम में साबुन के मिसेल यानी झाग के साथ मैल बाहर आ जाता है तथा कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये प्रोसेस है जब हम साबुन से कपड़े को साफ करते हैं, तो ठीक है, यही प्रोसेस होता है जिसके वजह से हम कपड़ा को सही तरीके से साफ कर पाते हैं, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व हमने किया है सभी आपको अच्छे समझ में आएंगे, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं बचा होगा। अगर किसी में डाउट बचा है तो आप कमेंट करके उस डाउट को हमसे शेयर कर सकते हो जिससे कि हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सके। बाकी अगर कोई भी डाउट नहीं बचा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल पे बार बार विजिट करने के लिए, ताकि आप आगे का चैप्टर भी पढ़ सको, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और नए वीडियो या फिर चैनल का नया अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप बेल आइकन में प्रेस करके जो ऑल का ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करोगे तो आप हमेशा नोटिफिकेशन पाओगे, जैसे ही चैनल पे कुछ नया अपडेट होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको चैप्टर 5 का जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर होता है वो उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट उसी वीडियो में, ठीक है।